है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी बाय वर्षा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि 8 फरवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। और आपका 29 और 30 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम है। यहाँ पर है ये आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम और 8 फरवरी को है आपका सीटेट का, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों आपको अच्छे से पता चल ही गई होंगी। 29 जनवरी और 30 जनवरी का अभी पता नहीं कुछ हो सकता है या नहीं, क्योंकि आयोग के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वह यूपी टेट का एग्ज़ाम लेते हैं उसी दिन या उस डेट को पोस्टपोन कर देते हैं। बट जहाँ तक बात है सी टेट की, तो वो आपका पक्का 8 फरवरी को ही हो जाएगा। बहुत ही कम ऐसे चांस होंगे, बिल्कुल रेयरेस्ट चांस कि ये एग्ज़ाम आपका टल सकता है, बट ये डेट फिक्स है क्योंकि सीबीएसई द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग फिर हमारी चैप्टर 4 की वीडियो है ये क्लास 7 की, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्लास 7 की चैप्टर 1, 2 और 3 की वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत बहुत काम आएंगी अगर आप कोई साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। तो क्लास 6 की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं सभी चैप्टर्स की, ठीक है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और ये आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा, अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ होगा, ठीक है। और आपको किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है कि सीटेट एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ईजीली आप चीज़ों को तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत ईजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम अपने चैप्टर में देखते हैं। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 4, ठीक है। और चैप्टर का नेम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसी के साथ हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्लीय एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, ठीक है। तो जो भी खट्टे फल आपके होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आपका एसिड पाया जाता है। और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है। और एसियर कौन से वर्ड से, एसियर से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, ठीक है। देखो सीटेट में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को ऐसे ही लाइन टू लाइन अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगर मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आपको स्पीड बढ़ा लेनी है, अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लगती है तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं एक नॉर्मल स्पीड से ही वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, और जो भी ये फल होते हैं, फल वगैरह होते हैं हमारे, नींबू का रस, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल, ठीक है। तो इन पदार्थों में जो पाए जाने वाले अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा खाने का जो सोडा होता है, इसका स्वाद खट्टा नहीं है, इसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। तो अम्ल की पहचान क्या होती है कि वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्षार की पहचान क्या होती है कि वो स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और इनको छूने पर कैसा चिकना फील होता है, कैसा फील होता है, चिकना सा फील होता है इनको छूने पर, ठीक है। साबुन की जैसा चिकना अगर हाथ में लेके देखेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब एक टेबल यहाँ पर दी गई है जिसमें अलग अलग पदार्थ दिए गए हैं और पूछा गया है कि उनका स्वाद कैसा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसमें अम्ल को भर दिया है, बट यहाँ पर एक्चुअली में खट्टा कड़वा ये सब पूछा है। तो अगर हम नींबू का रस को देखेंगे तो वो क्या होगा, खट्टा होगा,
ठीक है। संतरे का रस भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा फील होगा, दही भी खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है, शक्कर आपकी मीठी होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब अम्ल नहीं है, क्षार है। क्षार का अलग गुण होता है और मीठे का अलग गुण होता है, ठीक है। नमक में भी अलग होता है। आंवला कोई अन्य आप कह सकते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आंवला भी खट्टा होता है। खाने का सोडा आपका कड़वा या फिर आप ही कहो कि कड़वा ही लगेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अंगूर में भी खट्टा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है और खीरे में कोई अन्य का आ जाएगा। अगर हम इनमें बात करें कि इनमें अम्ल कौन कौन सा पाया जाएगा, तो नींबू में पाया जाएगा आपका सिट्रिक एसिड, संतरे में भी सिट्रिक एसिड होगा क्योंकि आपके नींबू वाले ही परिवार का है। इसके अलावा सिरके में पाया जाएगा एसिटिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड और शक्कर में कोई एसिड नहीं होगा, नमक में भी नहीं होगा, आंवले में होगा एस्कॉर्बिक एसिड। खाने का सोडा आपका क्षारकीय है तो इसमें कोई खट्टापन नहीं होगा। अंगूर में भी आपका टार्ट्रिक होगा, कच्चे आम में भी आपका टार्ट्रिक एसिड होगा और जो खीरा है इसमें भी कोई तरह का एसिड नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। जिन सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, ठीक है। तो आप हर चीज़ को टेस्ट करके तो नहीं बता सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या है कि पदार्थ को चख नहीं सकते हम, हर पदार्थ को क्या है चख नहीं सकते हैं। उसके लिए हमारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के सूचक बनाए जाते हैं या बने होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। उनमें से है हल्दी, लिटमस, गुड़हल। ये एज इट इज़ क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा आपके पास एग्ज़ाम में कि हल्दी, लिटमस और इनमें से कोई एक चेंज करके दे देगा। गुड़हल की जगह आपका मान लो गेंदा आ जाएगा या फिर गुलाब आ जाएगा कि इसकी जो पंखुड़ियां हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन इस तरह का होगा कि निम्न प्रकार में से कौन सा जो मतलब कोई पदार्थ हैं या जो भी हमारी तत्व हैं प्राकृतिक, वो हमारे क्या होते हैं पदार्थ सूचक होते हैं अम्ल और क्षारक के। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल और क्षारक के सूचक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप ही देखो वही टेबल जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है क्या है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है, इस एज इट इज़ यहाँ पर आपको मैचिंग करने के लिए मिलेगी। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। क्या एसिटिक अम्ल हमारा सिरके में होता है, फॉर्मिक अम्ल हमारा चींटी का डंक में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल हमारा नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी पाया जाता है आपका आंवला सिट्रस फल में, और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली, अंगूर और कच्चे आम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आपको इसे बहुत अच्छे से रीड करना है, अच्छे से याद रखना है। एक आप छोटी छोटी जो इस तरह की मतलब जो टेबल्स होती है ना जो एनसीईआरटी में इस तरह से दी गई है जहाँ पर आपको उम्मीद है कि या मैं आपसे बता रही हूँ कि यहाँ पर मैचिंग आ सकती है, तो उन टेबल्स का आप क्या बना लीजिए, एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप बिल्कुल एग्जाम टाइम में क्या है छोटा सा रिवीजन डायरेक्टली उनसे ले सकते हैं और बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर को लगा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। हमने अभी अम्ल के बारे में पढ़ा थी कि अम्ल की प्रकृति होती है, और अब हम क्षार के नाम और उसमें क्या पाया जाता है ये पढ़ेंगे। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका खिड़की के कांच साफ करने के लिए उपयुक्त अपमार्जक के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका दूध या मैग्नीशियम जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे जो प्राकृतिक सूचक है अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है और जो कि प्राकृतिक है वो कौन सा है, लिटमस है। इसे लाइकेन शेल से निष्कर्षित किया जाता है। आंसू जल में इसका रंग मोव या नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें
लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम क्या आपका यहाँ पर क्या है, ये लाइकेन का यहाँ पर पौधा दिखाया गया है, जिससे क्या होता है हमारा लिटमस पत्र क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम इसको किसी मतलब कि कोई उसमें एसिड और कोई बेस नहीं है, तो उसका रंग कैसा होता है, रंग मोव या नील शोण होता है, मोव शेड का होता है। ठीक है, पर जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो यह लाल हो जाता है, और जब हम इसको क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो यह नीला हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में इसे क्या करते हैं, हम उपलब्ध करते हैं। देखो, अगर ये लाल हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, हमारा एसिड है। ठीक है, अगर ये हमारा ब्लू हो रहा है तो वहाँ पर हमारा क्या है, बेस यानी कि क्षार है, और यहाँ पर क्या है, ये अम्ल है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर आगे इसमें है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि जो विलयन होते हैं जो लिटमस पेपर को ना तो नीला कर पाए ना ही लाल, मतलब जैसा है वो ऐसे ही रह जाए, तो उस तरह के विलयन क्या होते हैं, हमारे उदासीन विलयन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी में मैंने आपके लिए वही लाइनें मार्क्स की हैं जिनसे क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरी बुक रीड करने बैठ जाएंगे। तो मैंने वही चीज़ें आपके लिए मार्क की हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मार्क्स एज इट इज़ जो क्वेश्चन है वहाँ से बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से आगे हमारा क्या दिया गया है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों। यहाँ पे आप देखो गुड़हल के पेड़ की गुड़हल के जो सूचक है हमारा गुड़हल का पुष्प, उसके बात आई है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, हमारे यहाँ पर हल्दी वाला भी छूट गया, हम एक बार हल्दी वाला देख लेते हैं। तो देखिए, हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक। ठीक है, तो चम्मच हल्दी अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सोखता ब्लोटिंग पेपर पत्र हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए। ठीक है, इसके बाद हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। तो हम क्या देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम हल्दी को डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, हल्दी का पेस्ट है और यहाँ पर क्या है, चूने का पानी है, और इसको लेकर के देखो यहाँ पर क्या है, एक डिज़ाइन उकेरा जा रहा है। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर जब हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। यानी कि इस बात से हमें क्या पता चलता है कि अगर आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब कोई हल्दी से हमारा दाग किसी शर्ट पर लग जाता है और हम वहाँ पर साबुन लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी है, क्षारकीय है। तो क्षारकीय क्या करते हैं, जो हल्दी है, मतलब जो हमारा प्राकृतिक सूचक हल्दी है, वो क्या कर देता है, उसको लाल कर देता है। इस बात से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो हल्दी है, हल्दी वाला जो सूचक है हमारा, वो क्या करता है कि क्षार को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जबकि हमारे पहले वाले केस में क्या था कि जो हमारा लिटमस पेपर था वो एसिड को लाल कर रहा था, और यहाँ पर क्या है, हल्दी क्या कर रही है, आपके क्षार को लाल कर रही है। ठीक है, क्षार को क्या कर रही है, लाल कर रही है, और एसिड पर वो क्या करती है, कोई भी रिएक्शन नहीं करती है, एसिड पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो उसी से ऊपर हमारी टेबल दी गई है, इसे हम फिल करते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। हल्दी का प्रभाव यहाँ पर पूछा गया है। तो नींबू का रस क्या होता है, हमारा एसिड होता है, तो यहाँ पर ये कोई इसका प्रभाव नहीं होगा। संतरे के रस पर भी नहीं होगा, सिरके पर नहीं होगा। दूध या मैग्नीशियम यानी कि हाइड्रोक्साइड होगा, तो ये हमारा लाल इसको बना देगा, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का होगा, खाने को भी ये लाल कर देगा, चूने के पानी को भी लाल कर देगा। शक्कर और नमक पर के विलयन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारे हल्दी सूचक के मतलब तरीके हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो क्षार है या उसके हल्दी डालने पर वो इस तरह के रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या, सूचक के रूप में गुड़हल पुष्प। क्या आता है, सूचक के रूप में गुड़हल पुष्प। अब गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ वो भी हमारा क्या है, एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। अगर हम गुड़हल
के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी कि मजेंटा और क्षार के विलयनों को हरा कर देता है। ठीक है, यानी कि जो एसिड होंगे उन्हें तो वो क्या करेगा, गहरा गुलाबी यानी कि मजेंटा, डार्क पिंक आप कह सकते हो। वैसे पिंक अलग शेड होता है, बट यहाँ पर गुलाबी को मैंने यहाँ पर पिंक दिखा हुआ है। और क्षारीय के विलयनों को क्या कर देता है, वो हरा कर देता है। तो जैसे शैम्पू है, तो शैम्पू आपका क्या होता है, आपका ये एक तरह का आपका क्षार है, तो ये किसे क्या कर देगा, इसे ही है ग्रीन कर देगा। नींबू को ये क्या करेगा, डार्क पिंक। सोडे के जल को ग्रीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का विलयन ग्रीन। सिरका डार्क पिंक यानी कि मजेंटा। और शक्कर और नमक विलयन में ये कोई भी असर नहीं डालेगा। देखो प्रारंभिक रंग तो आपको पता ही होगा जो भी है, बट आपको मेन पता होना चाहिए कि अंतिम रंग क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सूचक है वो क्या है, बदल रहा है। तो इस चीज़ का आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हल्दी अलग तरह से सूचक के रूप में यूज़ हो रही है कि वो कुछ और कलर दे रही है ना। आपका जो लिटमस था वो कुछ अलग तरीके से काम कर रहा था, अब गुड़हल कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ही ध्यान रखना है, अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लेना है, ठीक है, कि किस चीज़ से कब कौन सा यूज़ करने पर रंग हमारा परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि देखिए, प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे प्राकृतिक सूचक हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों को मतलब देख सकते हैं कि किस तरह से उनके रंग परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा उदासीनीकरण। जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने कभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनोल्फ्थलीन कहते हैं। देखो उदासीनीकरण क्या है, यहाँ पर उदासीनीकरण का मतलब होता है कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिले तो वो क्या होते हैं, अपने अपने प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं और वो क्रिया कैसे बन जाती है, उदासीन हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इसके अलावा हमारा एक अलग यहाँ पर सूचक है, वो क्या है, फिनोल्फ्थलीन। क्या है, फिनोल्फ्थलीन। अब फिनोल्फ्थलीन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा एक केमिकल होता है फिनोल्फ्थलीन, जो मतलब एक सूचक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यह स्पष्ट है कि जब आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेती हूँ। ठीक है, यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब फिनोल्फ्थलीन क्षारीय होता है तो वो कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वो देता है रंगहीन, रंगहीन, रंगहीन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब क्षारीय होगा गुलाबी, क्षारीय गुलाबी। देखो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्षार होगा, इस नली में क्या है, परक नली में क्षार है, तो ये कैसा हो गया, पिंक हो गया है। पर अब इस नली में अम्ल है तो ये कैसा हो गया है, रंगहीन। कैसा हो गया, ये रंगहीन हो गया है। तो ध्यान रखना है, अगेन आपको पता होना चाहिए अलग से क्या लिटमस का रंग क्या बदल रहा है अम्ल क्षार के ऊपर। ठीक है, लिटमस हमारा किस तरह का कलर दे रहा है। उसके बाद हमने हल्दी को पढ़ा, यानी कि टर्मरिक हमारा किस तरीके से काम कर रही है। फिर हमने गुड़हल यानी कि हिबिस्कस की पंखुड़ियाँ जो थी हमने उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं क्या, अब हम पढ़ रहे हैं फिनोल्फ्थलीन के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सूचक यूज़ करने पर किस तरीके से अम्ल और क्षार का रंग परिवर्तन कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका एक दो क्वेश्चन क्या है, गलत हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं। देखो मैंने अभी ऊपर बताया था ना, वही बात है। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय होती है। कैसे, देखो मान लो हमने एक फिक्स रेशियो लिया कि कोई चीज़ हमने 2:2 में ली है, 3:3 में लिया है, यानी कि जो रेशियो है बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, या जिस रेशियो में हमें उसको लेना चाहिए, अगर हम इस तरह से ही लेते हैं कि अम्ल भी उतना ही है, क्षार भी उतना ही है, तो हमारी जो क्रिया होगी वो कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे। ठीक है, सपोज अगर हम अम्ल ज़्यादा ले लेंगे और क्षार कम होगा उसमें, तो क्षार की प्रकृति कम होगी, तो भाई
फिर हमारा जो विलयन बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। पर अगर हमारी क्रिया में क्षार ज़्यादा है, अम्ल कम है, तो हमारा जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? क्षारीय क्रिया होगी। ठीक है। इसके बाद उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रणाली को स्पर्श करें, क्या अनुभव किया जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की जब कोई उदासीनीकरण क्रिया होती है तो उसमें आपको मतलब क्या अनुभव करते हैं? अलग अलग आपको लाइन्स वहाँ पर स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेंगी। ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा का कुछ नहीं होता है, या नन ऑफ दी अबव। इस तरह से आपके स्टेटमेंट्स बन के आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है उदासीनीकरण की क्रिया में हमेशा क्या है? ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। अगेन नया पॉइंट क्या है कि जो उदासीनीकरण में एक नया पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है ना। यानी कि जो अम्ल, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कि अगर हमारी क्रिया में अम्ल ज़्यादा है तो जो लवण होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर हमारा क्षार ज़्यादा है तो क्षारकीय प्रकृति का, और दोनों अगर बराबर हैं तो वो कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का लवण हमें प्राप्त होगा। ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज इट इज़ आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्या है यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह जल अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। देखो, वर्षा का जो जल होता है, जब हमारे हवा में बहुत सारी मतलब गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें मिल जाती हैं, तो क्या होता है कि वो एक तरह की प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती हैं। तो वर्षा के जब ऊपर से हमारी बारिश होती है, वो हवा क्या है वहाँ पर जो प्रेजेंट होती है वो उसमें क्या है मिल करके नीचे आती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे कार्बनिक अम्ल बनते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। ठीक है। जो अम्ल वर्षा और जो ये अम्ल वर्षा बनती है वो फिर हमारे किसी भवनों का आप देखते होंगे कि जो ताजमहल है उसका रंग भी पीला हो रहा है इसी के कारण, क्योंकि अम्ल वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। आगरा के आसपास क्या है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो बारिश में बनकर उनके साथ होती है तो हमारा जो ताजमहल है वो क्या है हमारा पीला होता जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग मतलब अभियान वगैरह ये सब चीज़ें चलाती रहती है, योजनाएं। पर लेकिन वही है कि हम लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि क्या है हमारा एनवायरनमेंट क्या है शुद्ध रहे, हम अपनी शुद्ध हवा को क्या कर सके इनटेक कर सके, और हमारे भवन और ऐतिहासिक इमारतें भी खराब ना हो। ठीक है। पॉल्यूशन की वजह से हमें तो दिक्कत होती ही है, पर लेकिन साथ में क्या होता है कि पौधे और जंतुओं को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हमें बनना चाहिए। हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ और स्वच्छ रखना है। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखो, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, और साथ में क्या निकल रही है ऊष्मा निर्मुक्त होती है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम से क्या बनता है NaCl बन जाता है, और जल निकलता है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो हम इस चीज़ को अनुभव भी कर सकते हैं। जब HCl और हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर अमाउंट को लिया जाता है तो क्या बनता है हमारा लवण सोडियम NaCl बनता है, और हमारी जल और ऊष्मा मतलब जो प्रणाली होती है वो नीचे क्या हो जाती है गर्म होती है, हम उसको फील भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दैनिक जीवन में अब हम देखेंगे कि उदासीनीकरण के उदाहरण क्या हैं। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के
के प्रभाव को उदासीन कर देता है ना। हमारे जो पेट में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। पर लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाता है, जिससे हमारे जो पेट में क्या हो जाती है, अपाचन हो जाता है। और उसे दूर करने के लिए हम एक दूधिया मिश्रण लेते हैं मैग्नीशियम का, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रति अम्लीय एंटी एसिड कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। ठीक है। जब काटती है तो क्या कर देती है, अपने डंक से हमारे स्किन में बहुत मतलब अम्लीय द्रव है, जो भी एसिड उसके अंदर बनता होगा वो उसको घुसा देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, जिनके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। यानी कि क्योंकि अगेन वो भी क्या है, एक तरह का एसिड है, तो उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, क्षार की ज़रूरत होगी। और हम क्षार यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और या फिर कैलेमाइन का। ठीक है। तो वो अगर हम उस जगह पर डालते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, उस अम्ल का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अम्ल का प्रभाव ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उदासीन बन के हमें वहाँ से मतलब दर्द होना या जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही होगी वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा है मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादप पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है। यानी कि सिर्फ हमारे खाने में या मतलब किसी के काटने से नहीं, इसके अलावा हमारी जो मिट्टी होती है वो भी कई बार क्या हो जाती है, अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। तो उसके नेचर को उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर वो अम्लीय है तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का या फिर बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है। और मृदा क्षारीय है तो हम उसमें क्या करेंगे, कंपोस्ट खाद डालेंगे, जिससे कि वहाँ से अम्ल निकलेगा और अम्ल क्या करेगा, उस क्षार को उदासीन कर देगा। ठीक है। इसके अलावा कारखानों का अपशिष्ट है। कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय नदियों में बहने दिया जाता है तो मछली और अन्य जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। कारखानों के अपशिष्टों को जलाशयों व नदियों से विसर्जित करने पर पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ठीक है। मान लो आपने कई बार देखा होगा कि नदियों के किनारे कारखाने लगे होते हैं। ठीक है। कारखाने या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल मतलब पार्ट वहाँ पर लगा हुआ होता है, तो वहाँ से जो निकलने वाला केमिकल होता है यानी कि जो एसिड वगैरह या क्षार होते हैं, पहले उनको क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, उनको न्यूट्रल किया जाता है, उदासीन किया जाता है, जिससे कि जो आगे जो पानी में रहने वाली मछली वगैरह है वो उसके मतलब पानी उनके मुँह तक ना जाए और जिससे उसे पी के मर ना जाए या उसमें उनकी स्किन ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए उसको पहले ही क्या कर दिया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है। उदासीन करने के बाद क्या है, उसको आगे भेजा जाता है, जिससे कि नदी का जो पानी है वो भी क्या रहे, साफ़ ही रहे और किसी भी तरह के जीव जंतुओं को नदी पानी में दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटी छोटी वीडियोस ही बन रही हैं, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। आगे अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय है न क्षारीय उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं।
ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारी एक एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है। कई बार ऐसा होता है, मैं बार बार कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ से भी जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स है उनके पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है वहाँ से भी एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर करिए, और मैं इसलिए ही कराती हूँ जिससे कि वहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको एज इट इज़ देख करके पहचान लगे। ठीक है। तो इसके बाद पहला है हमारा नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो नाइट्रिक अम्ल वो एसिड है तो नीला क्यों करेगा, लाल करेगा, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड नीली लिटमस को लाल कर देता है। अगेन ये भी क्षार है हमारा, ये भी क्या है हमारा, क्षार है, तो ये लाल थोड़ी नीला करेगा ना कि लाल करेगा। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, सही बात है। एक हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड है हमारा क्षार, हाइड्रोक्लोरिक है हमारा एसिड, ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। ठीक है। तो और ये क्या बना रहे हैं, उदासीन बना देंगे, क्योंकि लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे तो उदासीन क्रिया हो जाएगी हमारी, तो ये हमारा क्या है, ट्रू होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैस हो गया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। हाँ, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा सूचक, वह पदार्थ है जो अम्लीय क्षार के विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं, ये हमारा एसिड यानी कि अम्ल, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे मुंह में क्या जाके सड़ जाता है, सड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ से एसिड निकलता है, और एसिड जब निकलता है तो हमारे क्या होता है, दांत, हमारा दंत क्षय होता है। तो ये वाली मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी गलत है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और दिया गया है कि क्या आंसू जल अम्लीय क्षार के उदासीन होता है। देखो, अम्लीय जल क्या होता, आंसू जल होता है हमारा उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है और ना ही क्षार के प्रकृति का होता है। ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल को गोली लेते हैं। ऐसा क्यों, जब मान लो जब भाई हमारे पेट में एसिड बन रहा है, ठीक है, और हमें क्या होगा, एंटी एसिड लेना होगा। क्यों, एंटासिड क्या होगा, क्या करेगा, वहाँ जाके उससे रिएक्शन करेगा, वहाँ जाकर के उससे रिएक्शन करने के बाद में क्या बना देगा, वो एसिड से जब एंटासिड रिएक्शन करेगा तो वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो अम्ल का जो प्रभाव है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन, अगेन सेम रीज़न है, क्योंकि चींटी के डंक में हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और जब हम एसिड है वो भी, और हम वहाँ पर एक क्षार यानी कि कैलेमाइन को डालते हैं तो त्वचा वो भी वहाँ पर उस चीज़ को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा भी ठीक हो जाती है। कारखानों के अपशिष्ट के जलाशयों में बहने से पहले उदासीन किया जाता है। अगेन जो पानी होता है, जो एसिडिक होता है नेचर में, है ना, जो एसिडिक होता है उसको पहले ही क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर बेस मिला करके उसको क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रल कर दिया जाता है, जिससे कि जो हमारी फ़िश वगैरह होती हैं तालाब के अंदर, वो कोई भी तरह का जीव है उसको वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाए। ठीक है। इसके बाद है एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखो स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन तो अब सीटेट के फेवरेट से हो चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और देखो, अभी से ही इन्होंने क्लास 7 की बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है कि बच्चों के अंदर पहले से ही ये हैबिट डेवलप हो जाए कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ के भी नहीं आ सकते, स्टेटमेंट बेस इस तरह से भी आ सकते हैं कि उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देता है। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। इसके बाद है, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अच्छा, आप ये देखिए, जो अम्ल और क्षारक है दोनों सभी सूचकों के रंगों को, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सब कर देते। आपने देखा होगा कि जो हल्दी होती है वो बेस को तो चेंज कर रही है बट एसिड पर उसका कोई असर हो ही नहीं रहा, तो वहाँ पर तो ये ऐसी कोई कंडीशन फिल नहीं हो रही, तो ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद
क्या है कि 1 मिनट रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हुई है, के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा देखो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। अम्ल और क्षारक के रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सही बात है, सूचक के प्रकार पर निर्भर करेंगे तो हमारा घा तो बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब घा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब देखते हैं इसके अलावा यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है, अच्छा, तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा गै भी गलत हो गया। तो गै कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया है हमारा। इसके बाद बचते हैं हमारा सेकंड और फोर्थ बचता है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ देखते हैं। और जब हमारा ख ऑप्शन है ही नहीं तो ख भी गया हमारा। ठीक है, इसके बाद बचता है हमारा अगेन कै, ये वाला। इन दोनों में से कोई एक होगा, आप देखते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये गलत है। सभी तो नहीं करते हैं, मतलब इसमें हमारा आंसर केवल घा होगा। क्या होगा, केवल घा। ये वाला ऑप्शन होगा हमारा घा वाला। ये क्यों, क्योंकि भाई सभी अम्ल और क्षारक सभी सूचकों के रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ओनली घ हमारा सही है। ठीक है, ओनली घ हमारा ठीक है। तो देखिए इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। हमने एक्सेस भी पीछे से कंप्लीट कर ली है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, कोई एकदम चीज़ें ऊपर नीचे हो गई होंगी तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी कहूँगी, है ना। बट लेकिन ये है कि मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है आपको, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बन कर आती हैं। कोई भी अलग से यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट नहीं जोड़ा है, सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो आप अच्छे से इनको रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, नहीं तो 2-4 बार सुन लीजिएगा। आपको बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। ठीक है, और इसी तरह से प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, उनकी भी हेल्प होगी। देखो, अगर आप आपके कोई भी फ्रेंड हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी एग्ज़ाम पास होगा, उनका भी होगा, दोनों आप साथ साथ तैयारी करेंगे और हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी जॉब भी एक साथ लग जाए और आप एक साथ हमेशा दोस्त उस स्कूल में बनकर रहेंगे। कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज़ आप क्या करनेगा कि मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करने के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई भी कीजिएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ज़रूर क्रैक होगा। तो तब तक के लिए फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। फिर अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।